आपको पता है कि जो हल्फ बर्दारी है कैबिनेट की वो थोड़ी डिले इसलिए हुई कि पहले सदर ममलिकत आ जाए। आरिफ अलवी साहब तो रुखसत हो चुके हैं ऐवान सदर से, अब आसिफ अली जरदारी साहब पर तोल रहे हैं कि वो आ जाए ऐवान सदर में और उसके बाद वो नुमाइंदों से, कैबिनेट से, मुंतखब वज़रा से हल्फ लें। तो जो कैबिनेट है उसको सभी बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन हो सकता है। सारे नाम गर्दिश में, इसहाक डार साहब के हवाले से आप इतने अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हवाओं में हैं, आपकी ज़ुबान से लोगों ने नहीं सुनी। जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कहाँ जाएंगे, इसहाक डार साहब की कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। फिर एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चोपड़ियाँ, वो भी दो दो जगह पर उनकी एंट्री है। तो मुझे ये बताएं, जो कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कितना इनपुट हो सकता है? आई न्यू इट कि ये आपने इस्टेब्लिशमेंट को लाना ही लाना किसी न किसी सवाल के अंदर। सोच लो फिर से, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सवाल में नहीं है, हर जगह है। हाँ ये तो है। इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट क्या है जी कैबिनेट में? चलें फिर आज कुछ खरी खरी बातें हो जाएं, क्योंकि हकीकत है ना, हम तो ये नहीं कह रहे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपने एक सवाल पूछा क्या इनपुट है, मैं आपको इनपुट बता देता हूँ। अब वो अच्छी बात है या बुरी बात है उसके ऊपर मैं कोई नहीं तबसरा करूँगा, बिकॉज वहाँ रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने राना सनाउल्लाह की बात की जी। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि राना सनाउल्लाह इंटीरियर में आएँ, क्योंकि राना सनाउल्लाह जाना वहीं चाह रहे थे। इसीलिए ये सामने रखते हुए अभी तक राना सनाउल्लाह साहब का फैसला नहीं हुआ कि वो प्रोविंस में रहेंगे या इस्लामाबाद जाएंगे, मगर फैसला ये हो गया कि इंटीरियर में नहीं जाएंगे। ये हो गया फैसला? जी, ये हो गया ना, क्योंकि अब अगली बात जो आपने कही कि कोई साहब हैं जो दो ओहदे रखना चाहते हैं, चोपड़ियाँ। अब वो चोपड़ियाँ वाले साहब की जो जिक्र आ रहा है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंटीरियर में जा रहे हैं। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है मोर और लेस कन्फर्म्ड है। अब सवाल ये है कि इंटीरियर में जा रहे हैं तो क्या पीसीबी भी रखेंगे कि नहीं। ख़बर ये है कि वो दोनों रखना चाह रहे हैं, कि वो पीसीबी भी रखना चाह रहे हैं और इंटीरियर भी रखना चाह रहे हैं। चलें आगे बढ़ें। उनको क्यों चुना फॉर इंटीरियर? पीसीबी का तो समझ आती है, वो सीएम बन के आए हैं, पीसीबी में थोड़ा सी सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और मगर जो गाड़ियाँ आगे और गाड़ियाँ पीछे तो पीसीबी में नहीं मिलती ना। गनमैन इधर और गनमैन उधर, वो तो नहीं मिलते ना। आप जब जाते हैं तो आप एक ही गाड़ी में जाते हैं, दो गाड़ियाँ नहीं होती पीसीबी में। यहाँ तो जब इंटीरियर मिनिस्टर जाएगा तो 6, 7, 8 गाड़ियाँ इधर, और वो तो होता है। तो और पावर बहुत है ना यहाँ, तो पीसीबी में क्या पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। और खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है जो कि लगाते हैं। तो अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब क्यों गए हैं इंटीरियर। देखिए, उनका किरदार पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आया। उन्होंने जो क्रैकडाउन की ऑपोजिशन के ऊपर वो नुमाया है, और ख़ुद नज़र नहीं आए, पुलिस उनकी नज़र आई, और बहुत सी कहानियाँ हैं, पीटीआई वालों से पूछे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, वो मोन्टाज वगैरह चलाते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी क्रेडिट पे जाता है एज फार एज द एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, कि तकड़ा। ठीक है, कोई he got the job done actually. he got the job done जो उनको दिया था। तो इसलिए आई थिंक दे थिंक एस्टेब्लिशमेंट में भी, इंटीरियर में भी, तो वो तो सब जगह पे ही है ना, टू गेट द जॉब डन। ठीक है ना। हाँ, तो वो दे वांटेड, पहले आपको पता है उन्होंने सरफराज बुगटी साहब लेके आए, और वो भी बड़े तकड़े थे, जो कहा जाता था वही करते थे, अपनी उनकी कोई सोच नहीं थी, इसीलिए उठा के उनको अब बलूचिस्तान ले गए हैं। वहाँ बलूचिस्तान में तो स्पेशल इंटरेस्ट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। वहाँ टेररिज्म भी हो रही है, फॉरेन इंटरवेंशन भी है, फिर ईरान बॉर्डर इश्यूज है हमारे सारे, तो वहाँ दे ऑलवेज वांट देयर ओन मैन। तो बुगटी साहब इज the establishment man, and so they want their own man. They don't want anybody answering to any of the tribal leaders or politicians. They want their own man जो yes sir करके रिपोर्ट करता है और जो कहा जाता है वो करता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन को भी इसी वजह से इंटीरियर में ले गए कि उनकी कारकर्दगी पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रही है। हम लोगों को तो, हम तो उनकी शक्ल देखते रहे ना जब वो स्पीडी गोंजालेस बने हुए थे, इधर गए स्पीडी मोहसिन। जी, मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया था उन्हें। तो वो मोहसिन स्पीड जो थी वो
पुलिस की कार्रवाई में पुलिस की नज़र आई, मोहसिन की नज़र नहीं आई, पीछे तो वही थे। तो उनकी जो नज़र आई है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ मंसूबे ऐसे भी थे जो मुकम्मल नहीं हुए लेकिन इफ्तिताह करके गए। तो ये बहुत क्रिटिकल पोस्ट थी, तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट ने चुना बंदा जिसके उन्होंने अपना अभी रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैं कितना काबिल हूँ हुक्म मानने में, और जो आप काम कहते हैं वो मैं करूँगा, और करके दिखाया। तो इधर वो तो उधर गए। आगे आइए आप, इसहाक डार साहब का केस हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया। फिर डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस से रोका गया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। और तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या कोई इज़्ज़त वाली चीज़ दी जाए जिसमें डार साहब और मियाँ साहब जो है थोड़े से रजामंद हो जाए। तो फिर जाहिर है फिर वो फॉरेन ऑफिस ही है, और क्या है, और कुछ तो छोटे मोटे मिनिस्टर्स हैं। फिर ये भी डिस्कस हुआ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप इसहाक डार साहब को फॉरेन ऑफिस दे दें। हमने कल ही डिस्कस किया था कि वहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, मगर जो लेटेस्ट खबर जो है ये है कि जब ये हुआ कि जी इसहाक डार साहब को फॉरेन ऑफिस देना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब ठीक है, हमें भी कोई थोड़ी बहुत कंसेशन करनी पड़ेगी। वो तो नहीं चाहते थे कि ये जाए वहाँ, वो तो चाहते थे कोई और दे, इधर उधर कॉमर्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अच्छा। तो मगर फिर वो टू लो पोस्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, आज की खबर ये है कि 2 लोग और जी अकोमोडेट किए जाएंगे वहाँ। हाँ, मुलाकात भी की है उन्होंने, मुलाकात भी की है। वो 2 लोग कौन है आयशा? तारिक फातिमी साहब है और जलील अब्बास जिलानी साहब है। अच्छा, अब तारिक फातिमी साहब कौन है और जलील अब्बास जिलानी साहब कौन है? तारिक फातिमी साहब ओरिजिनली बड़े हार्ड लाइन हॉकिश और नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे काफ़ी अरसे से। उनकी अहलिया को नवाज शरीफ साहब ने सीट भी दी हुई थी रिजर्व सीट्स में से, और बहुत करीब थे वो नवाज शरीफ साहब के। मगर उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाना चाहते। तो वो एक स्टेज ऐसी आई जबकि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज किया, आपको याद होगा, जिहादी ग्रुप्स के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो डॉन लीग्स उसमें ये ऑलमोस्ट मारे गए जी, बली चढ़ी। वो लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इन्होंने लीक की होगी या परवेज रशीद ने की होगी, साहब का नाम और तो इनका नाम तब हमें पता चला कि हॉकिश ट्रेंड है ये। तो फॉरेन ऑफिस जो है ना, उसकी मलकियत इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा। वहाँ कोई आज़ाद थिंकिंग नहीं हो सकती, और जो लोग वहाँ समझते हैं कि वो आज़ाद थिंकिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ इस किस्म की आज़ाद थिंकिंग करते हैं। उनको कहा जाता है ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं, आपने क्या, आप ये कंसीड नहीं कर सकते, ये नहीं कंसीड कर सकते। वह इन पैरामीटर्स के अंदर, इन इस गोल दायरे के अंदर आप टैक्टिकली जो हैं अगर कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उनके पास ख़ास स्कोप नहीं होती डिप्लोमेट्स के पास, तो वो यस्सर ही होता है, और वो छोटी मोटी इधर उधर की बातें होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जलील अब्बास साहब को साथ लगा दिया। अब जलील अब्बास साहब का भी हमने कल जिक्र किया था, या परसों किया था, या पिछले दफ़ा, कि ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने, और ये बनने जा रहे थे, तो फिर आखिरी वक्त पे इनको नहीं। मेरा ख्याल है उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच थी कि इनको फॉरेन ऑफिस में ही हम रखेंगे। जिलानी साहब जो हैं बहुत ही नहायत तफीस शख्स, शरीफ आदमी, हाईली इंटेलिजेंट, बट 110% एस्टेब्लिशमेंट मैन। ठीक, वो नवाज शरीफ के आदमी नहीं है, शहबाज शरीफ के आदमी नहीं है, ये रिपोर्ट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि फ्रैंकली 90% ऑफ पीपल इन दी फॉरेन ऑफिस दे रिपोर्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट। होता ही है कि कोई डिप्लोमेट बाहर गया होता है ना, तो बाहर से घर आता है फिर छुट्टी, सबसे पहले वो DGISI के पास जाके ब्रीफिंग देता है, फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देता है। तो हमारा फॉरेन ऑफिस इज पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स नेटवर्क। तो कोई बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना, तो फिर ये तो होगा। और सब प्राइम मिनिस्टर को ये बात का पता है। नवाज शरीफ साहब को शायद नहीं पता था, या उनको पता था, उन्होंने कहा थोड़ी देर तक लैंड देखो, अगर समझ आ गई कि ये भी नहीं आप ले सकते। यहाँ तक कि वो मोदी साहब को मिलने जाना चाह रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट कहा था कि मत जाए, इन्होंने आंखें निकाली कि नहीं मैं जाऊँगा, तो फिर छुट्टी होगी ना उसके बाद। तो बात यह है कि समझ आ गई लोगों को। तो फिर अब जलील अब्बास जिलानी साहब को तो रखा गया है कि अगर डार साहब इधर उधर होने की कोशिश करें तो तुम जरा टाइट कर। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर तो इतना नहीं है, इतना ये है कि जरा उन्हें संभाल के रखना। अच्छा। डोंट लेट हिम गेट कैरिड अवे, साथ साथ टिकना, और अगर कोई गड़बड़ करें तो आप ठीक कर देना। अच्छा। और तारिक फातमी साहब जो हैं वो कंसेशन है टू नवाज शरीफ साहब। और ये भी मैं बता दूं कि तारिक फातमी साहब भी नहायत शरीफ आदमी, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, वेरी इंटेलिजेंट, लाइक जलील अब्बास जिलानी साहब, ये बड़े पाए के लोग हैं।
अच्छा। और फ़र्क ये था कि एक जो था वो थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था और एक जो है टोटली इस्टेब्लिशमेंट। अब वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे वो उनको भी समझ आ गई है, और उनको जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्लास उनको उनकी ले ली गई थी तो उनको भी समझ आ गई है। अब वो उस किस्म की बातें नहीं करते, अब वो बिल्कुल लाइन में चलते हैं। तो इसलिए कंसेशन देना उनको वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जलील अब्बास विल बी एबल टू डील विद बोथ फातमी साहब एंड डार साहब। फातमी साहब के से तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आजकल तो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने वहाँ मोरे सेट कर दिए। तो आप इनपुट पूरे से, तो ये 3 इनपुट ही है ना, एक स्पेशल असिस्टेंट होगा, एक ये होगा, एक एडवाइज़र है, तो 3 ये हो गए। राना सनाउल्लाह का एक्सक्लूड कर दिया गया, मोहसिन नकवी इंक्लूड हो गए, ये हो गया। तो अब आगे क्या है? क्या है? आगे आप बताएं, कोई और पूछना चाहते हैं किसी के बारे में? अच्छा, इससे